चुनाव भावनात्मक आधार पर जीते जा सकते हैं, पर सत्ता नहीं चलाई जा सकती। भूखे पेट के आगे भावनाएं जवाब दे जाती हैं। फिर बिहार तो भयंकर अकाल और राजनीतिक अस्थिरता से गुजरकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पाटलिपुत्र की धरती ने अब तक राजनीतिक आंदोलन देखे थे, जातीय आंदोलन देखे थे। 1970 का दशक बिहार में सबसे बड़े छात्र आंदोलन का साक्षी बन रहा था। उन दिनों छोटे बड़े हर मुद्दे पर छात्र सड़क पर निकल आते थे। कभी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलने के कारण, कभी पढ़ाई के स्तर को लेकर, कभी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की खातिर। बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, जो फासिस्ट टेंडेंसी थी उसकी बात। महंगाई पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, शिक्षा नीति में बदल करो। मुद्दे यही थे कि मुल्क में उनके हिसाब से जिस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए था वो नहीं था। उनके हिसाब से ऐसा था कि भ्रष्टाचार था, उसको दूर करना चाहिए। इसी समय बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का बेटा परीक्षा में फेल हो गया, पर मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया। आरा के छात्र भड़क उठे। उनका कहना था कि यह फॉर्मूला भला हर फेल होने वाले छात्र के लिए लागू क्यों न हो। कुछ ही दिनों में समूचे भोजपुर के छात्र इससे जुड़ गए। समान शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव आदि को लेकर के छात्र और बढ़ी हुई फीस को लेकर के पहले ही संघर्षरत थे। उसके बाद जब ये प्रकाश में आई तो पूरे बिहार में बवाल मच गया। दरअसल एक सरल सा फलसफा है जो सरकारें कभी नहीं समझती। मुश्किल कितनी भी छोटी हो, वो दमन से बड़ी हो जाती है। पुलिस ने लाठियां भांजी तो पूरे बिहार के छात्र इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, और जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, मुद्दे भी जुड़ते जा रहे थे। फरवरी 1974 में कई सम्मेलनों और बैठकों के बाद अब छात्र शिक्षा से लेकर रोजगार और महंगाई तक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखिए 74 का जो दशक चल रहा था, तो पटना में यूनिवर्सिटी, चूंकि पटना कॉलेज हमेशा से उस समय का बिहार का सबसे अग्रणीय विद्यालय हुआ करता था, तो वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को लेकर विरोध हो रहा था। इसी बीच पुलिस घुसती है और इन कैंपस घुस के गोलियां चला देती है, जिसमें दुर्भाग्यवश 10 विद्यार्थी शहीद हो जाते हैं। पुलिस को ये लगता है कि दमन करके वो भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दमन करके भीड़ को तत्काल आप हटा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो लौट के सुनामी आएगा, प्रशासन को इसका अंदाजा ही नहीं था। जो छात्र नेतागण थे वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसे युव जनसभा वाले सोशलिस्ट थे, जनसंघ से विद्यार्थी परिषद वाले, उन्हीं का सहारा लेकर पॉलिटिकल नेतागण इसमें इंटरफेयर करने लगे। जबकि हम लोगों ने विचार किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम छात्र आंदोलन में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, लेकिन वो लोग पुराने खिलाड़ी थे, किसी न किसी रूप में वो लोग आकर के आंदोलन को पॉलिटिकलाइज कर दिया। कमोवेश इसी वक्त गुजरात में भी छात्र आंदोलन चल रहा था। हॉस्टल की बढ़ी हुई फीस को लेकर उठा मुद्दा बढ़ते बढ़ते राजनीतिक हो गया। बिहार में रहने वाले जयप्रकाश नारायण को भी छात्रों ने न्योता दिया कि गुजरात आइए। घटनाक्रम से केंद्र पर ऐसा दबाव बना कि जेपी के जाने से पहले ही 9 फरवरी 1974 को वहां के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको पद से हटा दिया गया। गुजरात आंदोलन की सफलता ने बिहार के छात्रों को नई प्रेरणा दे दी। 24 फरवरी को करीब 200 छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन किया। अगले ही दिन पटना में धारा 144 लगा दी गई।
और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। सरकारी दमन की हर नीति बगावत को कुछ और भड़का रही थी। 2-4 दिन में हमने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एक न्यूज़ पढ़ा कि पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत प्रवचन में जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा कि इतने सारे समाज के सवाल है, व्यापक सवाल है, ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बंद करके जंग में लोगों को लग जाना चाहिए। हमें लगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई बात करने वाला इतना बड़ा आदमी एक जमाने का आंदोलन का था, हमारी आज़ादी के आंदोलन का, तो एक ये आवाज़, इतना बड़ा आदमी कुछ ये हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं पटना में, तो हम लोगों ने यहाँ से टेलीग्राम भेजा। गुजरात से चला हुआ छात्रों का ये आंदोलन अपने चरम पर था। वहाँ की विधानसभा भंग करो का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। मोरारजी भाई भूख हड़ताल पे चले गए तो इंदिरा गांधी को विधानसभा भंग करनी पड़ी, और उसी क्रम में पहला जनता पक्ष का वहाँ चुनाव हुआ, जिसमें बाबू भाई पटेल मोरारजी भाई के करीबी मुख्यमंत्री बने, और उसकी चमक समूचे देश में हुई। लेकिन उस आंदोलन को सबसे ज्यादा गंभीरता से बिहार के नौजवानों ने लिया। आंदोलन की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसके लिए छात्र संचालन समिति बनाई गई। इस समिति में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार जैसे कई छात्र नेता शामिल किए गए। 27 फरवरी को छात्र नेता बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आंदोलनकारी छात्रों ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब आंदोलन कॉलेज में नहीं, विधानसभा के घेराव के साथ होगा, और तारीख तय हुई 18 मार्च 1974। इसको लेकर के हम लोगों ने सारे छात्र संघों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, और वहीं पर हुआ कि हम लोग 18 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। बाद में हम लोग पर बहुत लाठियां चली। फरवरी में एक बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ कि 18 मार्च 1974 को सारे लोग यहाँ आंदोलन करेंगे, चूंकि 18 मार्च से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला था। छात्रों के ऐलान को देखते हुए उस रोज हर ओर नाकेबंदी थी। फिर भी सुबह से ही जेब में कलम और रुमाल लेकर आंदोलित भीड़ विधानसभा के इर्द गिर्द जमा होने लगी। जैसे ही राज्यपाल डॉक्टर रामचंद्र ढोंडेबा भंडारी को भीड़ ने विधानसभा में घुसने से रोका, पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। खून के फव्वारों से पटना की सड़कें लाल होने लगी। भीड़ ने जब इस बर्बरता का विरोध किया तो पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई लोग मारे गए, देश सन्न रह गया। तत्कालीन जो राज्यपाल थे बिहार के, उनको जाना था विधानसभा अपना कुछ संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए, तो उनकी गाड़ी को रोकने की चेष्टा की गई। लोगों ने, जिसमें छात्र प्रमुख थे, उनकी गाड़ी को घेर लिया। पुलिस बाध्य हो गई थी राज्यपाल जी को सुरक्षित रूप से राजभवन से विधानसभा तक ले जाने के लिए। तो पुलिस ने कार्रवाई की थी, अश्रु गैस वगैरह छोड़े थे। तो राज्यपाल जी तो चले गए वहाँ, लेकिन वो घटना तो घटी। उस समय जो आंदोलन था, एक किस्म से उसने एक हिंसक रूप ले लिया था। नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों की का जुलूस था। अब स्वाभाविक है कि भले धक्का मुक्की ये सब हुआ, और उसी में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद समझिए कि टीयर गैस चला। आर ब्लॉक के पास जो पेट्रोल पंप है उसमें लड़कों ने आग लगा दिया। सनलाइट ट्रेस जल गया। एज व्हीलर की दुकान लूट गई।
पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसी बीच खबर उड़ी कि गोलीबारी में छात्र आंदोलन के अगुआ लालू प्रसाद यादव मारे गए और पुलिस ने उनकी लाश कहीं छुपा दी है। उसी में हल्ला मच गया कि लालू यादव मारा गया, लालू यादव मारा गया। तो जो लालू यादव को नहीं भी जानते थे, लोगों की जिज्ञासा हुई कि कौन लालू यादव, तो वो नेता पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का नेता था लालू यादव, मार दिया गया। यह आंदोलन चूंकि किसी के नेतृत्व में नहीं था, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के नेतृत्व नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त और छात्रों के हाथ में था। तो छात्रों के हाथ में था तो उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी आ गए जो छात्र नहीं थे। पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ के निशाने पर मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और उनकी सरकार के मंत्री आ गए। छात्रों का बेकाबू गुस्सा देखते हुए सीएम समेत ज्यादातर मंत्री भाग खड़े हुए। ये जो भी घटनाएं घट रही थी उसमें अब्दुल गफूर का उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अब्दुल गफूर तो माने जाते हैं कि कांग्रेस के ईमानदार एक मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उनको तो सब लोगों में आपस में विवाद था तो इनको बना दिया गया। उनकी कोई भूमिका इसमें ज्यादा नहीं थी। लेकिन जुल्म करने वालों के हाथ अब भी नहीं कांप रहे थे। अब्दुल गफूर ने पुलिस को गोली चलाकर स्थिति काबू में करने के निर्देश दे दिए। पटना कॉलेज के परिसर में घुसकर पुलिस ने गोलियां चलाई। 10 छात्र मारे गए थे। तमाम पार्टियों से लोग निराश हो चुके थे। किसी भी नेता को उस समय हालत ऐसी थी कि नौजवान खास करके नौजवान छात्र ये नेताओं के प्रति इतने होस्टाइल थे, मंच पर चढ़ने को इजाजत नहीं मिलती थी। दर्जनों छात्र अधमरे हो चुके थे, दर्जनों खून से लथपथ थे, पर कोई अस्पताल नहीं गया। सभी छात्र एक दूसरे को थामे सीधे पटना के कदम कुआं गए, जयप्रकाश नारायण के घर। छात्रों ने जेपी से आंदोलन की कमान थामने की दरख्वास्त की। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक माने जाते थे। स्वतंत्र भारत में वो जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस का विकल्प जयप्रकाश के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी को ही माना जाता था। यह सच है कि पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की हार से वो काफी निराश हो गए और उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी, सर्वोदय की राह पकड़ी। लेकिन जेपी की छवि ईमानदार नेता की थी। अब्दुल गफूर खान साहब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश जी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन वहाँ के छात्रों ने आग्रह किया कि आप इसका नेतृत्व करें। देखिए, उस समय को समझना होगा जब आंदोलन जन्म ले रहा था। करप्शन की बड़ी शिकायत थी। लोगों के मन में भाव था कि जो स्वतंत्रता के सपने थे पूरे नहीं हो रहे, और ऐसे में एक ईमानदार नेतृत्व करता है जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन की बात जब करने लगा तो किसी भी व्यक्ति के मन में जब ये भाव आता है कि हमारा नेतृत्व करता ईमानदार है, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं, तो हर सीमा को पार कर लोग साथ हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र नेताओं की बातें सुनी। वो खुद भी बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से चिंतित थे। छात्रों ने जब उनसे नेतृत्व संभालने का आग्रह किया तो उन्होंने छात्र नेताओं के सामने शर्त रखी। मैं स्वास्थ्य के कारण लाचार हूं। दिल में हिम्मत है मगर नाजुक स्वास्थ्य के कारण हिचकता हूं, वरना विद्यार्थियों का आह्वान करता, कहता कि 1 वर्ष के लिए कॉलेज छोड़कर निकल चलो हमारे साथ। इस देश में हम लोकतंत्र का एक नया ढांचा खड़ा करें। उन्होंने ये कहा था कि मैं नेतृत्व संभालूंगा, लेकिन इसमें किसी राजनीतिक दल का शुमार नहीं होना चाहिए। हम पार्टीलेस ढंग से इसको चलाएंगे। देखिए, मैंने हम राय सलाह आप सब लोगों से लेंगे। आप लोगों के राय सलाह की अहमियत होगी,
लेकिन निर्णय जो है मेरा होगा। जेपी ने छात्र नेताओं को अपने विचारधारा के अनुसार चलने का शर्त रखा, जिसमें जातिवाद विरोध, भ्रष्टाचार विरोध, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी ने। ये सब मांगने का छात्रों को कहा, तब वो लीड करेंगे। इस शर्त के साथ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जो है कबूल किया। लालू प्रसाद यादव छात्र नेता के तौर पर अब तक इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उनकी मौत की खबर से हड़कंप था, लेकिन इसी दौरान आकाशवाणी से लालू यादव ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। रूमर का हिसाब स्थिति आ गई थी, जैसे गणेश जी को दूध नहीं पिलाता है, पिला दिया था ये लोग कि मैं देखा हूं, आंख से देखे, ऐसे काटा, ऐसे गोली मारा, ऐसे ले गया। ऐसे बात। जेपी अभी औपचारिक तौर पर आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बिहार में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को खामोश करती गोलियां उनका भी सीना छलनी कर रही थी। मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर को छात्रों से बात करनी चाहिए थी, अभी करनी चाहिए। वो अब्दुल गफूर से अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र देने की मांग कर रहे थे। पटना में लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी जैसे बड़े छात्र नेताओं समेत करीब 1,500 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। तब 25 मार्च को छात्रों का एक जत्था फिर जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचा। इस बार छात्रों ने जेपी से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए सड़क पर अगुवाई करने की गुजारिश की। 2 दिन के बाद की तारीख तय की गई, लेकिन बीमारी के चलते जेपी इस दिन नहीं आ सके। जेपी 29 मार्च को आंदोलन में शामिल हुए। उस रोज छात्रों ने पीठ के पीछे हाथ बांधकर विशाल मौन जुलूस निकाला। उनका नारा था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसा के प्रति पूरी प्रामाणिकता, चरित्र के प्रति, समाज को बदलने के प्रति। मुंह पर काला पट्टी बांध करके जयप्रकाश जी ने उसी का प्लेज लोगों ने साइन कराया था। पूरा पटना शहर जो है जुलूस में शामिल है। सड़क के दोनों ओर छतों पर लोग खड़े हैं और जुलूस जो है जा रहा है। एकदम माने माहौल जो है वो एकदम माने जयप्रकाश के नेतृत्व संभालने से आंदोलन को व्यापक दिशा मिल गई। आंदोलन का चरित्र बदल गया। छात्रों के साथ बाकी नौजवान, किसान, बुद्धिजीवी जुड़ गए। आंदोलन राजधानी पटना से लेकर गांव कस्बों तक फैल गया। जयप्रकाश के कारण कवियों, लेखकों, पत्रकारों की बड़ी जमात आंदोलन में आ गई। फणीश्वर नाथ रेणु, बाबा नागार्जुन जैसे कवि आगे आए। नुक्कड़ों पर कवियों ने काव्य पाठ शुरू किया कि कविता पढ़ी जाने लगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवियों के नारों से गजब की शक्ति निकलती। जुल्म का चक्का और तबाही कितने दिन, हम पर तुम पर सर्द सियाही कितने दिन। कवि सत्यनारायण की इस कविता ने नारे की शक्ल ली, तो राम गोपाल दीक्षित की एक कविता भी हर आंदोलनकारी की जुबान पर रही। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जन जन में जो पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, चौक और चौराहे पर कवि हैं, सारे देश सब लोग यहाँ हमारे बिहार में हम सब लोग लग गए, इस आंदोलन के पीछे लगे, सारे साथ देने के लिए लोग लग गए। जयप्रकाश नारायण कभी जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीब हुआ करते थे। जेपी की पत्नी प्रभावती और कमला नेहरू के बीच गाढ़ी दोस्ती थी। इंदिरा भी जेपी को अपने चाचा की तरह मानती थी। वो तो पारिवारिक तौर पे बहुत जुड़े हुए थे
जेपी उम्र में इंदिरा गांधी से 1 दशक से ज़्यादा बड़े थे, नेहरू के बहुत करीब थे और उन्होंने बचपन से इंदिरा गांधी को देखा था। इंदिरा गांधी उन्हें एक पिता की तरह, एक बुजुर्ग की तरह, जो परिवार से व्यक्तिगत तौर से जुड़े वैसा मानते थे। लेकिन अपने जीवन के सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही इंदिरा समझती थी कि संकट की वजह जेपी है। निजी रिश्ते सार्वजनिक महत्वाकांक्षा की कसौटी पर चूर-चूर हो गए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और यह एक बहुत सोची हुई, समझी हुई योजना थी विपक्ष की कि एक बार हम इंदिरा जी पर धावा बोल दें। तो जेपी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, उसके साथ दूसरे लोग भी, रेलवे के कई कर्मचारी थे, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया था आंदोलन का। जेपी आंदोलन एक बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी के लिए थी और फिर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए या उस चुनौती से पार पाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो तरीके निकाले, वे तरीके डरी हुई इंदिरा गांधी के थे। मार्च 1974 बिहार आंदोलन के जरिए एक ऐसी तारीख बन चुका था जिसकी निगाहों में बिहार, लेकिन निशाने पर दिल्ली।